हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है, बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड जो क्लासेस हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इसमें हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है या जो ये हमारा जो सेक्शन है, इस इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जाहिर सी बात है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसके बारे में एक मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं। मिसकॉन्सेप्ट का मतलब है कि उनको लगता है कि ये सब्जेक्ट जो है मेंस में उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है या उतना ज्यादा वेटेज नहीं इसका होता है। थर्ड पेपर में, मेंस के जीएस थर्ड पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि यार जीएस में तो, मेंस में तो इसका कोई बहुत यूटिलाइजेशन है नहीं, तो इस पे किस तरह से फोकस किया जाए। और बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो सेक्शंस हैं, उनमें किन सेक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है या कहाँ से क्वेश्चंस कुछ यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने इसके पहले वाली क्लास जो थी, जो हम लोग का इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, जिसमें हमने इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ था, वहां पे बहुत क्लियरली हमने मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या करना है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। उस लेक्चर को आप जरूर देखिएगा। तो उसमें मैंने क्लियरली वहां पे बता दिया है कि इस सब्जेक्ट्स में प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं और क्यों इतना ज्यादा आते हैं। क्योंकि जो आईएएस के एग्जाम है या आईएफपीएस कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, उसके साथ आईआरएस का, सॉरी, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये जो सीरीज हम लोग की चल रही है, जिसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो इस सीरीज का नाम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लासेस। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर सब्जेक्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जो स्टैटिक पोर्शन है, जो उसका बेस है सब्जेक्ट का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इसमें एडवांस लेवल की चीजें हैं जो यूपीएससी में पूछी जाती हैं ज्यादातर, उसको हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस जब करेंगे तो उसके साथ साथ उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने इस सीरीज जो है बाइलिंगुअल में शुरू की है, जिसमें हिंदी के और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट अच्छे तरह से कंफर्टेबल हो सकते हैं। जो यहाँ पे मटेरियल्स होते हैं, जो पीडीएफ है, ये इंग्लिश में है, बट मैं उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी इसको लेकर सुन सकते हैं। और इसके अकॉर्डिंग आप ले अपने जो लेक्चर्स हैं उनका जो है नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि फाइनली जो होगा वो आपके लेक्चर्स ही मेन काम आने वाले हैं। मैं पढ़ा दूंगा, आप सुन लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक कि आप इसका अपने एग्जामिनेशन में यूटिलाइजेशन न करें या इसका आप अपने एग्जाम में इसको उपयोग न करें। उसके लिए सबसे पहले है कि मेरे लेक्चर को सुनिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और फिर क्या करना है आपको कि अपने शब्दों में अपना नोट्स बनाना है। क्योंकि विदाउट नोट्स अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा नहीं होगा। तो मेरी सजेशन ये है आपको कि आप यहाँ पर नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन समझ, टॉपिक समझ लीजिए, टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसको समझ के अपने शब्दों में लिखते चलिए। क्लियर है? तो हमने इसके पहले वाली क्लास में बता दिया है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इससे प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, मेंस के जीएस थर्ड पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो टॉपिक है वो पहले जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, या जिसमें हमने सिलेबस के एनालिसिस की हुई है कि सिलेबस के किस पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ पे फोकस करना है। अगर उसको नहीं देखा है आप, तो जाके पहले उसको देख लीजिए कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी की एनालिसिस जो हमने की है उसमें क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए। क्लियर है? बाद में हम डिस्कस करते हुए ये भी देखेंगे, जब सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो वहां पे हम बताएंगे कि सोर्सेज क्या होने चाहिए आपके पढ़ने के लिए, किन सोर्स पे आप ज्यादा रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, कहाँ से आपको मटेरियल, ऑथेंटिक मटेरियल मिल सकता है, करंट अफेयर्स में क्या हमको अप्रोच अपनानी है। तो ये चीजें बाद में डिस्कस करते रहेंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दरअसल मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट हैं, और इवन मैंने देखा है सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, कि जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो गया या आप मेंस तक पहुंच रहे हो, इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो, बट ये क्या है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका क्लियर नहीं है तो आपका सिलेक्शन सस्पेक्टेड है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रख के चल रहे हैं, बिल्कुल क्लियरिटी है कॉन्सेप्ट में, तो आपका सिलेक्शन एकदम श्योर है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो इस सीरीज पे आप इसका बिल्कुल फोकस कीजिए, इस पे बिल्कुल आप तैयारी कीजिए। तो पहली जो हम लोग का लेक्चर है वो है इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी। अब इसमें कुछ बताना नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंस है, क्या है, सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि यहाँ पर पहला है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट है तो जाहिर सी बात है कि इन्वायरमेंट की डिफिनीशन देखी जाएगी,
इन्वायरमेंट क्या है, और कई टर्म्स जो होते हैं जैसे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है, हैबिटेट, या इस तरह से बोलते हैं हम लोग सेरे, इकोटोन, ठीक है, या इस तरह से निके, इकोलॉजिकल निके, ये क्या होता है। तो जब तक हम लोग को इन टर्म्स के बारे में क्लियरिटी नहीं होगी, जब तक इन टर्म्स को हम ज्यादा क्लियरली नहीं समझेंगे, तब तक कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक होता है ना मिसकॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा कि यार इसका मतलब क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो हमें क्या करना है कि हम कहाँ रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जो चीजें हमें घेरे हुई हैं वो क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पर एक डिफिनीशन, जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, उसको पहले फॉलो करेंगे। तो इन्वायरमेंट की डिफिनीशन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा कि इन्वायरमेंट की डिफिनीशन यहाँ पर जो है वो यही है, ठीक है, कि द इन्वायरमेंट is the place where organisms live and interact with each other, ठीक है, where they are affected by the environment and also affect it। मतलब इन्वायरमेंट एक ऐसी जगह है, पर्यावरण एक ऐसी जगह है जहां पे जीव जंतु रहते हैं, आपस में मतलब क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, और अपने पर्यावरण को प्रभावित करते हुए स्वयं उससे प्रभावित भी होते हैं। इट मीन्स कि हमारे चारों तरफ जो भी हैं, चाहे वो बायोटिक हो, जैविक हो, चाहे एबायोटिक हो, अजैविक हो, ये सब जो हमारे सामने दिख रहे हैं, आसपास दिख रहे हैं, ये सब हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है, हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। क्लियर है। तो इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, कि हमारे चारों ओर जो भी वस्तुएं दिख रही हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, ये आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रही हैं और अपने पर्यावरण से भी क्रिया प्रतिक्रिया करके उसको प्रभावित कर रही हैं और स्वयं उससे प्रभावित हो रही हैं। यही क्या हमारा इन्वायरमेंट है। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ देखना है, दे दीज इंटरेक्शन शेप्स द हैबिटेट एंड द इकोसिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये जो इंटरेक्शन है ये क्या करता है, उनके आवास को निर्धारित करता है या उसको आकार देता है, जो इकोसिस्टम का पार्ट है या इकोसिस्टम में होता है। ठीक है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना है कि यहां पर हमको एक डिफिनीशन मिल गई इन्वायरमेंट। तो जाहिर सी बात है कि ये इन्वायरमेंट है कहां, हमारा हमारे वायुमंडल में है, हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो जो हमारा पर्यावरण है एक्चुअल में कहां एग्जिस्ट करता है, हमारे इन्वायरमेंट में, या हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में। तो थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमारा जो वायुमंडल है ये एक्चुअल में है कहां, और इस इन्वायरमेंट का जो डेवलपमेंट है, ओरिजिनेशन है, वो कैसे हुआ। तो बहुत शॉर्ट में देखते हैं यहां पर कि हमारा जो इन्वायरमेंट है या पर्यावरण है ये एक्चुअल में क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में ही है, और इस हमारा जो इन्वायरमेंट है ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है और इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ। क्लियर है। इसके बाद फिर हम इन्वायरमेंट पर आएंगे। तो ध्यान रखना है कि यहां पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी जो अर्थ है ये नियर अबाउट 4.6 बिलियन ईयर एगो, मतलब 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। क्लियर है। और ये कैसे उत्पत्ति हुई, बिग बैंग थ्योरी में हमने बता दिया बहुत अच्छे तरीके से, वहां पे सोलर सिस्टम वाला चैप्टर भी हमने डिस्कस किया है, तो आप उसको देख सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, फिर हमारा सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ कैसे ओरिजिनेट हुई। ठीक है। तो ये 4.6 बिलियन ईयर एगो हमारी अर्थ का ओरिजिनेशन होता है। तो जब अपने इनिशियल स्टेज में अर्थ थी तो ये क्या थी, बहुत ज्यादा गर्म थी, और इसके सरफेस टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। और उस समय जो इनिशियल हमारा एटमॉस्फेयर था वो इस अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए थे, कवर किए हुए था। बट इसका जो गैसीय कंपोजिशन है, आज के समय में जो गैसों का इसमें अनुपात है या जो संगठन है, कंपोनेंट्स है, ये आज से उस समय बहुत क्लियरली क्या था, बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था, स्पष्टता बहुत अलग था। अब देखते हैं थोड़ा सा इनिशियल स्टेज में क्या था कि आज के समय में हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, गैस है, वाटर वेपर हैं, एरोसॉल्स हैं। ठीक है, यही है, मतलब गैसें हैं, धूल कण हैं और जल वाष्प हैं। गैसों में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन उसके बाद है, इसके बाद आर्गन है, इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है। जब इनिशियल हमारा एटमॉस्फेयर था तो उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये गैसें तो बहुत ज्यादा मात्रा में थी। जो नाइट्रोजन है जिसको हम लोग सबसे ज्यादा आज के एटमॉस्फेयर में देखते हैं, इसकी मात्रा बहुत कम थी। और जो मुक्त ऑक्सीजन या फ्री ऑक्सीजन जो इस फॉर्म में होता है, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में था ही नहीं। क्लियर है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा इनिशियल एटमॉस्फेयर था उसमें जो गैसों का कंपोजिशन था वो आज से बिल्कुल डिफर था या बिल्कुल अलग था। सबसे ज्यादा गैसें क्या थी, हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसें बहुत ज्यादा थीं।
ठीक है। ऑक्सीजन तो बिल्कुल थी ही नहीं इस रूप में, ठीक है, और नाइट्रोजन की क्वांटिटी, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम थी। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि हमारे एटमॉस्फेयर का एक ओरिजिनेशन हुआ या डेवलपमेंट हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं आउट गैसेस प्रोसेस, या इसको बोल देते हैं आउट गैसिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे अर्थ में जो गैसें फंसी हुई थी, ये धीरे-धीरे इन गैसों का बाहर की तरफ प्रवाह होना शुरू हुआ, या ये गैसें हमारे अर्थ के अंदर से बाहर निकलना शुरू कर दी। अब देखो इसमें क्या हुआ कि इसमें 2 तरह की प्रोसेस हुई। पहली प्रोसेस हुई कि जो जब हमारी अर्थ ठंडी होना शुरू हुई, तो ये जो आउटर लेयर थी, ये क्या हुई? कूल डाउन हुई, ये ठंडी हुई। और जब आउटर लेयर ठंडी हुई, तो ये क्या हुई? ये कंसोलिडेटेड हुई। इसका क्या हुआ? एक तरह से संघनीभूतीकरण हुआ। ये ज़्यादा संगठित होने लगी, कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, संकुचित होने लगी। तो धीरे-धीरे इसमें जो गैसें फँसी हुई थीं, ये गैसें क्या हुईं? आउटफ्लो कर गईं, या ये इससे बाहर निकलने लगीं। क्लियर है? तो पहला क्या हुआ कि जो हमारे अर्थ में गैसें फँसी हुई थीं, पृथ्वी की बाह्य परत के ठंडा होने से ये गैसें धीरे-धीरे क्या होने लगीं? बाहर की तरफ उत्सर्जित होने लगीं, या इनका इमिशन होने लगा। तो ये पहली प्रोसेस थी। दूसरी प्रोसेस क्या थी कि हमारे अर्थ के अंदर जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू भी निकलती है, ज्वालामुखी विस्फोट के थ्रू भी निकलती है। तो जब वोल्केनो हुए, ठीक है? वोल्केनी वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो इसमें एक तो निकलता है मैग्मा, मैग्मा मैग्मा निकलता है, दूसरा निकलते हैं गैसेस, बहुत ज़्यादा गैसेज होती हैं, तीसरा निकलते हैं डस्ट पार्टिकल्स, या इसी में जुड़ा होता है ऐश, ठीक है? जो राख होती है, ये सब निकलती हैं। तो गैसों में सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? इसमें वाटर वेपर निकलती है। वाटर वेपर, जलवाष्प सबसे ज़्यादा गैसों में होती है, ठीक है? मैग्मा तो होता ही है, गैसों में सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो जलवाष्प की होती है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की भी होती है, तो बहुत सी गैसें निकलती हैं। तो इस प्रोसेस में भी हमारे अर्थ के अंदर जो गैसें फँसी हुई थी, धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू हुई। क्लियर है? तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं आउट गैसिंग प्रोसेस। आउट गैसिंग प्रोसेस से हमारी पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से, या जब पृथ्वी ठंडा हो रही थी तो और ये गैसें ठंडा होने की प्रक्रिया में ये गैसें धीरे-धीरे पृथ्वी से बाहर आ रही थी। तो इस तरह से हमारे वर्तमान एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट शुरू हुआ। बट अभी भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ऑक्सीजन नहीं थी। अब हम आज चलते हैं कि ऑक्सीजन कैसे आई, या नाइट्रोजन की क्वांटिटी कैसे बढ़ी। हमारा वर्तमान जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, जो इसका वायुमंडलीय संगठन है, वो कैसे डेवलप हुआ। तो इसके पीछे ये कहानी है कि जो हमारे ओशंस थे, अब ठीक है, इसके बाद हम लोग सब पढ़े हुए हैं कि जब पृथ्वी का ओरिजिनेशन हुआ, इसके बाद क्या हुआ कि जो वाटर वेपर थी या जो जलवाष्प थी, वो संघनीभूत हुई, कंडेंसेशन हुई, उनका संघनन हुआ, और लाखों लाख साल तक वर्षा चलती रही, होती रही। और जब वर्षा होती रही तो जो अर्थ के गहरे भाग थे, जो गड्ढे थे, वो भरते गए, और इस तरह से सागर महासागर का निर्माण हुआ। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये महासागरों की तली है, इसको ऊर्जा कहाँ से मिल रही थी? तो भूतापीय ऊर्जा से ये धीरे-धीरे गर्म हो रहा था, जो महासागरों के बॉटम से, जो बॉटम के वाटर थे। इसको बोलते हैं थर्मल्स। तो ये जो थर्मल्स हैं, यहाँ पर लगभग 3.8 बिलियन ईयर एगो, ठीक है? मतलब 3.8 अरब साल पहले इन ओशनिक बॉटम में साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुआ, ठीक है? जिसे क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो साइनोबैक्टीरिया उत्पन्न हुए, तो इन्होंने शुरू कर दिया फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हुई, तो यहां अब ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिसमें कार्बन को तो ये रख लेते हैं, बट ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देते हैं। जो हरे पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, किसमें? कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में होता क्या है कि जो सोलर रेडिएशन होती है, तो यहाँ तो सोलर रेडिएशन आ नहीं रही थी, तो उसका कमी कौन पूरी करी थी? तो जो हमारे अर्थ के अंदर हीट है, ये हीट सोलर रेडिएशन की कमी को पूरी कर रही थी। लेकिन आज के समय में जो हमारे सरफेस पे प्लांट हैं, वो हीट के लिए, एनर्जी के लिए किस पे डिपेंड है? तो सोलर रेडिएशन पे या सौर विकिरण पे निर्भर है। तो यहाँ पे सोलर रेडिएशन होता है, फिर क्या होता है? वाटर होता है,
फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, क्लोरोफिल होता है, फिर क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये जितने तत्व हैं, इनकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स करते क्या हैं कि जो रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है, जो विकिरण ऊर्जा है, उसको ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं और अपनी सेल में उसको स्टोर कर लेते हैं। क्लियर है? तो इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिसमें से कार्बन को तो अपने पास रख लेते हैं, बट ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देते हैं। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुई हमारे अर्थ के थर्मल्स में या हमारे ओशन के थर्मल्स में, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलना शुरू हुई। लेकिन जो हमारा ओशनिक वाटर है, समुद्री जल था, इसमें आयरन के एटम्स थे। क्या थे? लोहे के अणु थे। तो ये जब लोहे के अणु होते हैं, आप देखते हैं कि जब ये नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है लोहा, तो वह अभिक्रिया करने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको ऑक्सीकरण कहते हैं या ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन इन लोहे के एटम्स द्वारा, आयरन एटम्स द्वारा उसको कंज्यूम किया जा रहा था, उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो और यहाँ पर थर्मस थर्मल एरिया में ऑक्सीजन तो रिलीज हो रही थी, लेकिन वो ऑक्सीजन इसी ओशनिक वाटर में कंज्यूम कर ली जा रही थी आयरन एटम द्वारा। ये हमारे वायुमंडल में नहीं पहुंच रही थी। ये प्रोसेस चलती शुरू कब हुई? 3.8 बिलियन ईयर एगो, लगभग 2.5 बिलियन ईयर एगो तक ये जो हमारा ऑक्सीजन था, ये ओशन में ही कंज्यूम कर लिया जा रहा था, अभी हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पहुंच रहा था। क्लियर है? लेकिन जब यहाँ पर हमारा ओशनिक वाटर एकदम सैचुरेटेड हो गया ऑक्सीजन से, इसमें जितने आयरन एटम थे सब ने ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लिया, अब एक्सेस प्रोडक्शन होने लगा ऑक्सीजन का, तो धीरे धीरे ये ऑक्सीजन अब यहाँ महासागरों से निकलकर हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचना शुरू कर दी। और हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हुआ? ऑक्सीजन अब कॉन्सेंट्रेट उसका, या कहते हैं उसका एक तरह से एकत्रीकरण शुरू हुआ, या उसका एकुमुलेशन शुरू हुआ। तो धीरे धीरे 2.5 बिलियन ईयर में जाकर हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का धीरे धीरे मात्रा बढ़नी शुरू हुई, और ये मात्रा यहां से 1.5 बिलियन ईयर एगो, मतलब 1.5 अरब वर्ष तक लगातार होती रही। और जो आज हमारे वायुमंडल के गैसों का जो संगठन है या जो कंपोजिशन है, जिसमें नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.9%, ठीक है, आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कंपोजिशन है, ये लगभग 1.5 अरब वर्ष पहले, 1.5 बिलियन ईयर एगो जाके ये कंपोजिशन इस अवस्था में आया, जो इस समय करंट कंपोजिशन या करंट रेशियो है। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर का विकास हुआ। अब जब एटमॉस्फेयर का विकास हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ओशन में लाइफ थी, ये ओशन से लाइफ धीरे धीरे कहां आना शुरू हुई? लैंड एरिया में, स्थलीय भागों में। क्लियर है? तो इस तरह से स्थलीय भागों में जाकर हमारे जीवन की शुरुआत हुई, पृथ्वी पर, पृथ्वी के स्थलीय भागों पर जीवन की शुरुआत हुई। ठीक है, अब देखो ये यहां क्या हुआ कि ये जब एटमॉस्फेयर हमारा फेवरेबल बन गया अर्थ का, तब स्थलीय भाग पे हमारे जीव आए और स्थल पर जीवन होने लगा। तब यहाँ पर स्थल के पर्यावरण को समझा गया कि भाई अर्थ के स्थल पे जीवन है, तो अर्थ के स्थलीय भाग पे क्या, उसका पर्यावरण बहुत अनुकूल है, बहुत फेवरेबल है, और जब तक फेवरेबल है हमारा पर्यावरण, तब तक क्या रहेंगे, इस स्थलीय भाग पर जीवन रहेगा। ठीक है, और जैसे ही पर्यावरण प्रतिकूल होगा, तो अर्थ से स्थलीय भाग सफर करना शुरू कर देगा, या उसके सामने क्राइसिस आनी शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट क्या है। तो जो भी चीजें हमें चारों ओर से घेरे की हुई हैं, कवर की हुई हैं, वो क्या है, इन्वायरमेंट का पार्ट है। हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं, उससे खुद प्रभावित होते हैं। तो ये इन्वायरमेंट की डिफिनेशन देख ली। अब यहां पर हम लोग आते हैं कि एक नया टर्म आता है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वो टर्म है हमारा इकोलॉजी। क्या होती है? इकोलॉजी। क्लियर है? इकोलॉजी। फिर इसके बाद आता है इकोसिस्टम क्या है। तो इस टर्म को हम लोग डिफाइन करेंगे कि इकोलॉजी क्या है और इकोसिस्टम क्या है। इसको डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जब से हमारे अर्थ पे ह्यूमन आया है, उस अर्थ पे ह्यूमन के आने से उसके साथ इन्वायरमेंट का कैसे रिलेशन रहा है। तो देखिए, जब अर्थ पे ह्यूमन आया, तो जो हम लोग आधुनिक मानव आए हैं, ये अर्थ पे हार्डली हम लोग 10,000
टू 11,000 ईयर एगो आए हैं। मतलब आज से 10,000 से 11,000 साल पहले इस पृथ्वी पर हम जो आधुनिक मानव हैं ये हम लोग आए हैं। वैसे हम लोग के पूर्वज जो इस पृथ्वी पर आ चुके थे वो लगभग 35 से 40 लाख साल पहले आ चुके थे इस पृथ्वी पर। और माना जाता है साइंटिस्ट द्वारा या जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा माना जाता है कि ये जो ह्यूमन हमारी स्पीसीज है अर्थ पे सबसे कहाँ पे आई सबसे पहले, तो ये ईस्टर्न अफ्रीका की रिफ्ट वैली में आई थी। वहां से फिर ये दुनिया के हर कोने में स्प्रेड की या इनका यहाँ से गमन हुआ या माइग्रेशन हुआ। क्लियर है? तो देखो, लेकिन जो आधुनिक मानव है ये पृथ्वी पर कब आया? ये 10,000 से 11,000 साल पहले आया। तो हमारा जो प्रारंभिक मानव था जो पृथ्वी पर आया उसके साथ पर्यावरण का अलग संबंध था, और जो आज का मानव है इसके साथ आज का मानव का पर्यावरण के साथ संबंध अलग है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पर्यावरण के साथ संबंध कैसे बदला है। तो देखो, शुरू में जो मानव था वो क्या था? एकदम आदि मानव था, प्रिमिटिव था, बिल्कुल आदिवासी की तरह से रहता था। उसके पास न नॉलेज था, न टेक्नोलॉजी थी, न उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी। तो वो क्या करता था कंप्लीटली कि वो रिसीवर था। रिसीवर का मतलब है कि वो प्रकृति से चीजें जो मिल जाती थी इजीली उसको रिसीव कर लेता था। जैसे बारिश हुई तो बारिश में नहा लिया, ठीक है। फल गिरा, फल खा लिया, या जैसे कि जब मरा हुआ जानवर मिला उसको खा लिया। तो ये क्या करता था कि प्रकृति से सिर्फ रिसीव करता था, प्रकृति से कोई छेड़छाड़ नहीं करता था। तो इसलिए इसको बोलते हैं रिसीवर। रिसीवर का मतलब है कि ये सिर्फ रिसीव करता था, ठीक है। इसका काम था हंटिंग, मतलब सिंपल टूल के अकॉर्डिंग हंटिंग कर लेता था। गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब है जैसे कोई खाद्य पदार्थ मिल गया, जैसे मरा हुआ पशु मिल गया, गिरा हुआ फल मिल गया, या कुछ ऐसे मिल गई कुछ चीजें, तो उसको उठाकर खा लेता था। तो यहाँ पर इसका इन्वायरमेंट के साथ कोई एडवर्स रिलेशन नहीं था। यहाँ पे जो नेचर थी या जो इन्वायरमेंट था वो डोमिनेंट की हुई थी, और ह्यूमन जो था उसकी कोई औकात नहीं थी, उसके पास कोई टूल नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और सच बात तो ये है कि उसके पास नॉलेज भी नहीं था और उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं था कि वो इन्वायरमेंट में जाके कुछ छेड़छाड़ करे। लेकिन धीरे धीरे जब सिविलाइज्ड हुआ, जब इसने कुछ न कुछ सिविलाइजेशन सीखा, तो पहले जाके क्या हुआ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं नवपाषाण या मध्य पाषाण, ठीक है, नोलिथ या मेथोलिथ। तो इसमें क्या किया सबसे पहले इसने कि यहां पर इसने अब धीरे धीरे इसने एनिमल हस्बेंड्री शुरू कर दी, मतलब पशुओं को पालना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, या इस समय इसने क्या किया कि कृषि करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इस इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू कर दी, इसने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। पहिए की खोज हो गई, आग की खोज हो गई, कृषि करना सीख लिया। तो इसको बोलते हैं मॉडिफायर। अब ह्यूमन जो है ये रिसीवर से की भूमिका से अपने आप को क्या चेंज कर लिया? मॉडिफायर। मतलब अब उसने प्रकृति में छोटा मोटा परिवर्तन करना शुरू कर दिया, जैसे खेती करना शुरू कर दिया, पशुओं को पालना शुरू कर दिया। तो क्या था, ये प्रकृति में अब थोड़ा बहुत परिवर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी मनुष्य को जो है, एक तो जनसंख्या बहुत कम थी, टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल थी, रिक्वायरमेंट बहुत कम थी, तो अभी भी प्रकृति में कोई भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं था और ना ही इसकी जरूरत उसको महसूस होती थी। तो यहां भी इस स्टेज में भी प्रकृति के साथ उसका बहुत जो रिलेशन था वो एक तरफा था, यूनिलेटरल था। मतलब प्रकृति डोमिनेट करती थी, ह्यूमन सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता था या उसको ओबे करता था, पालन करता था उसका, प्रकृति के कहे को। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ती गई, ह्यूमंस जो है उसके पास ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी आती गई, टूल्स आते गए, और ये उसकी सिविलाइजेशन का एक ऐसा दौर आया जब पॉपुलेशन भी खूब बढ़ने लगी। तब उसने क्या किया कि अब मॉडिफायर से अपने आप को चेंज करते हुए क्या ला दिया? एक्टिव चेंजर। एक्टिव चेंजर का मतलब था कि अब वो प्रकृति में अपने अनुसार परिवर्तन करना शुरू किया, और वो भी परिवर्तन कैसा? छोटे स्तर पे नहीं, थोड़ा बड़े स्तर पे, मैसो लेवल पे या मध्य स्तर पे परिवर्तन करना शुरू कर दिया। अब देखो, ये जो पीरियड है ना, ये अलग अलग सिविलाइजेशन के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ड्यूरेशन नहीं है कि नहीं इसी ड्यूरेशन में इस तरह की क्रियाएं हुई। इसके लिए क्या है कि कभी भी ये हो माना जा सकता है, क्योंकि सिविलाइजेशन क्या है, अलग अलग देश में अलग अलग तरीके से हुआ है तब। लेकिन कुल मिलाकर यही था। इसमें क्या हुआ कि अब उसने कॉमर्शियल एग्रीकल्चर करना शुरू किया, वाणिज्यिक खेती करना शुरू किया, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फॉर्म
फार्म्स बनाए उसने, बड़े पैमाने पे खेती करना शुरू कर दिया, जैसे चाय का बागान बनाना शुरू कर दिया, कॉफी का बागान प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन है, या इस तरह से कैश क्रॉप को और इंडस्ट्री स्टेबल करना शुरू कर दिया। मतलब अब वो धीरे धीरे प्रकृति में अपने अनुसार अच्छा खासा परिवर्तन करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो अभी हमारे इन्वायरमेंट के साथ या नेचर के साथ जो हमारा सामंजस्य था, एडजस्टमेंट था, वो कोई बिगड़ा नहीं था। लेकिन इस एक एक्टिव जब ह्यूमन आया, जब चेंज करना शुरू कर दिया, तब हमारे नेचर के साथ हमारा जो रिलेशन था, ये थोड़ा बिगड़ना शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अब नेचर में हम अपने अनुसार बड़े पैमाने पे परिवर्तन करना शुरू कर दिए। तो अब नेचर के साथ हमारा रिलेशन जो है, वो अब रिसीवर का नहीं हो गया, अब हमारा क्या हो गया? चेंजर का हो गया। मतलब अब डोमिनेट करना ह्यूमन ने शुरू कर दिया नेचर के ऊपर। लेकिन इस कंडीशन में भी या इस स्टेज में भी हमारे इन्वायरमेंट में कोई बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट जनरेट नहीं हुआ था। एडवर्स इफेक्ट तो जनरेट हो रहा था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं हो रहा था। लेकिन जब वो एक्टिव चेंजर से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इससे एकदम लैस हो गया, अब वो टेक्नोलॉजिकल ह्यूमन के रूप में कन्वर्ट हो गया, जहां पर वो टेक्नोलॉजी के बदौलत अब प्रकृति में बड़े पैमाने पे छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। तो अब इसकी भूमिका डिस्ट्रॉयर की हो गई। और खास करके ये जो डिस्ट्रॉयर की भूमिका में जो अर्थ आया, ये कब आया? सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब दुनिया के सारे देश आजाद होने लगे और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थी, यूएसए था या रशिया था, इनके डेवलपमेंट मेजरमेटिव्स को या डेवलपमेंट के स्तर को देखकर दुनिया के बाकी सभी देशों ने अपना विकास करना शुरू कर दिया। तब ये कंडीशन ज्यादा हो गई डिस्ट्रॉयर की भूमिका में। और खास करके 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी में अब क्या हो गया? ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के रूप में हो गया कि प्रकृति में इतना जबरदस्त परिवर्तन किया कि कई तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो गई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, या एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का विलोपन। इस तरह से बड़े पैमाने पर जो पर्यावरण की क्षति होना शुरू हो गई। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारा ह्यूमंस का हमारे इन्वायरमेंट के साथ या पर्यावरण के साथ जो रिलेशंस था, वो धीरे धीरे क्या होता गया? चेंज होता गया। और आज हम पर्यावरण में इतना ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं कि पर्यावरण का जो जो एक होता ना कि जो इक्विलिब्रियम होता है या संस्थिति बिंदु होता है, जहां पे पर्यावरण बिल्कुल बैलेंस्ड होता है, उसको हमने क्या कर दिया? इम्बैलेंस कर दिया है, असंतुलित कर दिया है। तो ये हमने देखा शॉर्ट में कि हमारा अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसे चेंज हुआ है। अब हम देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि सारे जीव जंतु जो हैं वो पर्यावरण में रहते हैं, और पर्यावरण में क्या होता है? उनका हैबिटेट होता है, आवास होता है। तो ध्यान रखना है कि जो हैबिटेट होता है, आवास होता है जीव जंतुओं का, वो कहाँ होता है? वो उसके पर्यावरण में ही होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हैबिटेट को देखते चलते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जंतु जो होता है ना, वो पर्यावरण में एक अपने क्या होता है? पर्टिकुलर हैबिटेट या आवास में ही सर्वाइव करता है। तो ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो देखो, हैबिटेट इज द स्पेसिफिक फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लाइव्स। मतलब पर्यावरण का एक विशेष भाग होता है जहां पर जीव रहता है, उसे आवास कहा जाता है। क्लियर है? अब कोई जरूरी नहीं है कि जो जीव जंतु हैं वो पूरे पर्यावरण में रहें, उनके लिए एक स्पेसिफिक आवास होगा, हैबिटेट होगा, वहीं पर वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, मेनी हैबिटेट्स मेक अप द इन्वायरमेंट। मतलब बहुत से हैबिटेट मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इट मीन्स कि पर्यावरण बहुत बड़ी इकाई है और हैबिटेट इसकी क्या है? छोटी इकाई है। और बहुत से हैबिटेट मिलके ये पर्यावरण का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्लियर है? फिर देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हैबिटेट एंड इन्वायरमेंट, पर्यावरण और आवास में क्या अंतर होता है, इसके बारे में देखते हैं कि जो पर्यावरण है और आवास है, इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे कि पर्यावरण और आवास में अंतर होता है। फिर देखेंगे कि आवास और इकोलॉजिकल नीके में या निकेत जिसको बोलते हैं, उसमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो, हैबिटेट इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। जो आवास है उस वो जीवन से परिपूर्ण होगा, वहां पर जीव जंतु कोई ना कोई होगा। वेयर एज इन्वायरमेंट में आर नॉट में बी फुल ऑफ लाइफ। पर्यावरण जीवन से हो भी सकता है परिपूर्ण और नहीं भी हो सकता है, लेकिन आवास है तो वहां पर कोई ना कोई जीव सर्वाइव करेगा, चाहे वो जीव छोटा हो या बड़ा हो। फिर है वन ऑर्गेनिजम्स ऑफ द आर द अदर गेट्स
प्रेफरेंस इन द हैबिटेट, मतलब आवास में एक जीव या कोई जीव इसमें क्या करता है, वरीयता प्राप्त करता है या उसमें रहता है, या हर जीव का अपना अपना आवास होता है। क्लियर है? फिर क्या है, इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हैबिटेट, मतलब जो हमारा पर्यावरण है वो आवास की विशेषताओं या आवास की कंडीशन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका मतलब है कि जीव आवास में रहता है लेकिन पर्यावरण से आवास बिल्कुल प्रभावित रहता है। इट मीन्स कि आवास में जीव रहते हुए पर्यावरण से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में देखा कि जो हमारा हैबिटेट है वो इन्वायरमेंट से कैसे अलग होता है। दरअसल क्या है ना कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में मैंने देखा है बेसिक एक प्रॉब्लम ये है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है। तो मेरी कोशिश है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए चला जाए, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग जो टर्म्स हमने किया था, इकोलॉजी क्या होता है। तो देखो इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी एक क्या है, स्टडी है या एक साइंटिफिक स्टडी है, किसका, हमारे इन्वायरमेंट का या इकोसिस्टम का। तो देखो यहाँ पे क्या है, इकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग थिंग्स विथ ईच अदर एंड विथ देयर इन्वायरमेंट। देखो इन्वायरमेंट क्या था, तो इन्वायरमेंट में जो जीव थे वो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे थे, अपने पर्यावरण से क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे थे, उसको प्रभावित कर रहे थे और स्वयं प्रभावित हो रहे थे। क्लियर है? लेकिन इकोलॉजी क्या है, इसी इंटरेक्शन का स्टडी करता है। जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव जंतु हैं, ये अपने पर्यावरण में एक दूसरे के साथ कैसी क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, पर्यावरण के साथ कैसे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, कैसे प्रभावित करते हैं, उसे कैसे प्रभावित होते हैं, उसी की स्टडी कौन करता है, इकोलॉजी। मतलब इकोलॉजी एक ऐसी डिसिप्लिन है, एक ऐसी सब्जेक्ट है या ऐसी ऐसी मेथड है जो जीवन या जीव जंतुओं का उनके पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन है या जो उनको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, या जो इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, उसी की साइंटिफिक स्टडी करता है, वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इस सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, या उस मेथड को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो यहां ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंट जहां लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं और उस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन इकोलॉजी क्या है, इसी क्रिया प्रतिक्रिया प्रभावित करने और प्रभावित होने की वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है इकोलॉजी। क्लियर है? तो आई होप आप इकोलॉजी के डिफिनेशन को समझ गए होंगे कि इकोलॉजी क्या है, जिसको हिंदी में हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। क्लियर है? इकोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसमें एक जीव अपने पर्यावरण में रहते हुए कैसे आपस में क्रिया प्रतिक्रिया करता है, पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण से कैसे प्रभावित होता है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कौन? पारिस्थितिकी। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आते हैं जो टर्म है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, तो यहां पर हमने 4 टर्म्स को डिफाइन करना शुरू किया है, जिसमें से 3 टर्म को तो पहले डिफाइन कर लिया, जिसमें एक इन्वायरमेंट है, एक हैबिटेट है और तीसरा था इकोलॉजी। चौथा जो शब्द है वो क्या है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, तो देखो इकोसिस्टम इज नोन एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। मतलब ये क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का फंक्शनल यूनिट है, कार्यशील इकाई है। किसका? हमारे पर्यावरण का या हमारे प्रकृति का। ये क्या है, इकोसिस्टम कार्यशील इकाई है। ठीक है? देखो इन अदर वर्ड्स an ecosystem is a basic functional unit that occupies a certain area of the surface। मतलब इकोसिस्टम क्या है, ये हमारे पर्यावरण का या ये हमारे नेचर का एक निश्चित भूभाग धारण करने वाला ऐसा क्षेत्र है या ऐसा एरिया है जो क्या करता है, जो जो कार्य करता है, जिसकी कार्यशीलता है, जहां पर ये क्या करता है, फंक्शन करता है। फंक्शन में क्या होगा, वही एक जीव दूसरे जीव से इंटरेक्शन कर रहा है या पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है और पर्यावरण से प्रभावित हो रहा है। तो इकोसिस्टम क्या है, एक सर्टेन एरिया है। ठीक है? अब देखो यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट हैं, बट ये हैबिटेट किसी न किसी इकोसिस्टम का ही तो पार्ट होगा। क्लियर है? तो ये जो हमारा आवास है ये किसी न किसी इकोसिस्टम का पार्ट होगा। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, ये जो हमारा पर्यावरण है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, इकोसिस्टम है। ठीक है? इकोसिस्टम है और इस इकोसिस्टम में क्या है, हैबिटेट या आवास है। क्लियर है? समझ गया? और
इस जो इकोसिस्टम है, इन्वायरमेंट है, जो रिलेशन है, उसकी स्टडी करता है, कौन करता है? इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो आई होप आप इस टर्म्स को या इस जो शब्द हैं, जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियरली आप समझ रहे होंगे कि जो हमारा इकोसिस्टम है, इसमें क्या करता है? जीव अपने आवास में रहता है और ये इकोसिस्टम कहाँ है? हमारे पर्यावरण में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है? फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम। फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि अपने इकोसिस्टम में यही होता है कि एक जीव कैसे दूसरे जीव से क्रिया प्रतिक्रिया करता है, ठीक है? उससे ऊर्जा लेता है या किसी को ऊर्जा देता है, किसी को खाना बनाता है या किसी का खाना बनता है, यही होता है क्रिया प्रतिक्रिया। ऊर्जा लेता है, ऊर्जा को कैसे स्थानांतरित करता है, यही होता है इकोसिस्टम में। क्लियर है? और कैसे हम जैसे पानी पी रहे हैं या हम सांस ले रहे हैं, तो कहाँ ले रहे हैं? अपने इकोसिस्टम में ही ले रहे हैं, ठीक है? और ये क्या है? हमारे इकोसिस्टम के जैविक अजैविक पदार्थ ही होंगे। क्लियर है? तो आप समझ रहे होंगे इसको। देखते हैं यहाँ पे, एन इकोसिस्टम कैन बी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, मतलब एक इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र एक बूंद हो सकती है, जल की एक बूंद हो सकती है। ऑन द अदर हैंड इट कैन बी एज एन ओशन, मतलब जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसका जो डायमेंशन है, आयाम है, एक बूंद का, एक जल की बूंद भी हो सकती है, एक महासागर भी पूरा हो सकता है, या खुद पृथ्वी भी एक क्या है? इकोसिस्टम है। मतलब जो इकोसिस्टम है उसका कोई सर्टेन मतलब डायमेंशन नहीं है, कोई उसकी पेरिफेरी नहीं है। ये क्या हो सकता है? एक ड्रॉप से शुरू होकर पूरे अर्थ को इकोसिस्टम के रूप में हम जान सकते हैं या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आई होप आपने इकोसिस्टम को समझ लिया कि इकोसिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं, हमारे जो शब्द हैं, उनको हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। तो देखो एक्चुअल में है क्या? ये कंपोनेंट किसके हैं? इकोसिस्टम के हैं। कंपोनेंट किसके हैं? संघटक किसके हैं? ये इकोसिस्टम के। इकोलॉजी क्या करती है? इन्हीं सब कंपोनेंट्स की स्टडी करती है। क्लियर है? तो यहां पे जो लिखा गया है कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यहां ध्यान रखना है कि ये कंपोनेंट्स किसके हैं? ये जो है इकोसिस्टम के हैं। लेकिन इसी इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स का स्टडी कौन करता है? इकोलॉजी। मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है, इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी कौन करती है? इकोलॉजी। तो इसलिए यहां पे लिखा गया कंपोनेंट्स ऑफ इकोलॉजी, मतलब इकोलॉजी के भी तो यही विषय हैं या इसी के भाग हो गए, इनका अध्ययन करना है। बट ये बेसिकली किसके कंपोनेंट हैं? इकोसिस्टम के। ठीक है, तो देखिए, देयर इज थ्री कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो यहां पर ध्यान रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र के तीन घटक होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है बायोटिक, जैविक, दूसरा है एबायोटिक, अजैविक, और तीसरा है एनर्जी। क्योंकि एनर्जी इसी एबायोटिक में आता है, बट विदाउट एनर्जी, ठीक है, हमारा इकोसिस्टम फंक्शन नहीं कर सकता या ये कार्य नहीं कर सकता। इसलिए एनर्जी को अलग से मेंशन किया गया है थर्ड कंपोनेंट्स के रूप में। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो वन बाय वन करके हम लोग इसको समझते चलते हैं कि ये कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो हमारे तीन कंपोनेंट्स है, अगर इनकी फंक्शनलिटी के आधार पर, कार्यशीलता के आधार पर, इनके कार्य करने के आधार पर अगर इन्हीं तीनों को डिवाइड किया जाए तो ये 5 भाग में हो जाते हैं। क्लियर है? तो जो हमारे बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी हैं, इनकी कार्यशीलता मतलब फंक्शनलिटी के आधार पर इनको क्लासिफाइड किया जाए, वर्गीकृत किया जाए, तो ये फिर 5 भाग में हो जाते हैं। तो पहला क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है कि जिनमें जान ना हो, जो क्या हो? निर्जन हो, बिल्कुल निर्जन हो। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स एबायोटिक पार्ट लाइक वाटर, सॉइल, वाटर मतलब जल, सॉइल मतलब मृदा, फायर मतलब आग, लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा, एंड अदर केमिकल कंपोनेंट्स, और रासायनिक संगठन या जो उसके संगठन या पार्ट हैं, उसको इसमें किसमें? एबायोटिक में हम शामिल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एबायोटिक की डिफिनेशन में कौन कौन शामिल होगा? वाटर, सॉइल, फायर, लाइट एनर्जी एंड अदर रासायनिक कंपोनेंट या अदर केमिकल कंपोनेंट्स। ये क्या है? एबायोटिक है, अजैविक है। दूसरा है, अब देखो, ये जो दोनों हैं ये क्या हैं? ये सब जैविक हैं।
ये क्या हो गया, अजैविक हो गया। ये सब क्या है, अजैविक है। अब ध्यान देना कि इसमें डेड बायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब ऐसे बायोटिक कंपोनेंट्स, ऐसे जैविक पदार्थ या ऐसे जैविक तत्व जो अब मर चुके हैं या जो डेड हो चुके हैं। तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स डेड पार्ट ऑफ बायोटिक सब्सटेंसेस, मतलब जो हमारे जैविक तत्व हैं या जैविक कारक हैं लेकिन अब वो मर चुके हैं, जैसे मरा हुआ कोई पशु हो गया या सूखा हुआ कोई पेड़ हो गया, या इस तरह से कोई भी जीव जंतु जो अपडेट हो चुका है, मर गया है, जैसे फॉसिल है ना, ये क्या है, ये डेड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। या कोई मरा हुआ पौधा है, ये भी क्या है, डेड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसके अंतर्गत ये इंक्लूड होता है। फिर आता है प्रोड्यूसर। अब देखो प्रोड्यूसर क्या है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में जो सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे इकोसिस्टम को चलाने वाला क्या है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या है, ये है ग्रीन प्लांट्स। क्लियर है? तो देखो, इट इंक्लूड्स ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप इसलिए कहे जाते हैं कि इनको स्वपोषी कहा जाता है, क्योंकि जो पौधे हैं वो खुद ही खाना बनाते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज प्लांट्स। प्लांट्स क्या है हमारे, ये है हमारे ऑटोट्रोप, मतलब स्वपोषी। और ये क्या है, प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर का मतलब ये ऊर्जा या एनर्जी बनाते हैं, सोलर रेडिएशन को लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इट मींस रेडिएशन एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, विच प्ले द रोल आ मीडिएटर बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में मीडिएटर की भूमिका में होते हैं, मतलब मिडिल मैन की भूमिका में होते हैं। ये बायोटिक को एबायोटिक में, सॉरी, एबायोटिक को बायोटिक में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? ये क्या करते हैं, ये अजैविक को जैविक में कन्वर्ट करते हैं। कौन? प्लांट्स। ठीक है, जैविक अजैविक का मतलब जैसे वाटर ले लिया, वाटर अपने रूट सिस्टम से एब्जॉर्ब किया, या मिनरल्स ले लिया, या नाइट्रोजन ले लिया, तो जब इस प्लांट में वही वाटर, वही मिनरल्स या वही नाइट्रोजन आ गया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, बायोटिक में। लेकिन पहले वो कहां था, एबायोटिक था। तो जो प्लांट्स होते हैं वो एबायोटिक और बायोटिक के बीच में, मतलब अजैविक और जैविक के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? अब आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर या हेटेरोट्रोप्स बोलते हैं कंज्यूमर को, यानी कि उपभोक्ता या परपोषी, जो किस पे निर्भर हैं, स्वपोषी पे या प्रोड्यूसर पे। तो इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस हु आर डिपेंड टू प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉर देयर न्यूट्रिशन। कंज्यूमर में मनुष्य सहित वो सभी जीव जंतु शामिल होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपनी ऊर्जा के लिए प्रोड्यूसर या उपभोक्ता पर निर्भर हैं, अर्थात पादपों पर या पौधों पर निर्भर हैं। तो वो सभी क्या हो जाएंगे, वो कंज्यूमर हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे। और जब हम लोग ट्रॉफिक लेवल पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कौन प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है, कौन प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उपभोक्ता, सब वहां पे हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, फिर आता है एक सैप्रोट्रोप्स। सैप्रोट्रोप्स का मतलब होता है जो मृत जीवी होते हैं, जो ये सब डेड कंपोनेंट्स को खा के जिंदा रहते हैं। तो ठीक है, इसको देखते हैं। दीज आर सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन food from themselves by decomposing dead organisms and animals। ये सेट्रोट्रोप्स जो होते हैं, मृत जीवी जिनको कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मरे हुए जीवों को डिकम्पोज करते हुए भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब क्या हो गए, ये हो गए सेप्रोट्रोप्स, या इनको मृत जीवी कहा जाता है या मृतोपजीवी कहा जाता है, जो डेड कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। आई होप आपने समझ लिया होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी, जो हमारे इकोसिस्टम को चलाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है या इसका जो कंपोनेंट है वो क्या है, एनर्जी। अब ध्यान देखना, द फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम डिपेंड ऑन द एनर्जी फ्लो पैटर्न बिकॉज the living components of the ecosystem depend on energy flow. Energy flow helps in the distribution and transmission of organic and inorganic substances in the ecosystem। मतलब जो ऊर्जा है ये हमारे इकोसिस्टम को चलाने के लिए या इकोसिस्टम को रन करने के लिए सबसे की रोल प्ले करती है या सबसे केंद्रीय भूमिका निभाती है। ये क्या है, एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का प्रवाह होता है या एनर्जी को फ्लो कराती है, या ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में ऊर्जा का कंटिन्यूअस फ्लो होता रहता है, बना रहता है। ठीक है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम फॉलो
ए यूनिडायरेक्शनल पाथ, मतलब हमारे इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह है ये सिंगल डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता है। मतलब एक दिशा में ही एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, साइक्लिक प्रोसेस से ऊर्जा नहीं जाती है। क्लियर है? while the substances moves in a cyclic path, जो पदार्थ हैं ये चक्रीय प्रक्रिया द्वारा हमारे इकोसिस्टम में घूमते रहते हैं या प्राप्त होते हैं, लेकिन उन ऊर्जा क्या है, ये सिर्फ एक दिशा में ही प्रवाह होता है, मतलब एक दिशा में ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्लियर है? आगे हम लोग बहुत देखेंगे ट्रॉपिक लेवल में कि कैसे ये ऊर्जा का प्रवाह होता है। क्लियर है? द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज द सन, मतलब हमारे पूरे पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के पूरे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य ही है। सूर्य से ही ऊर्जा मिल रही है, तो हमारे इकोसिस्टम में भी सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है। ठीक है, चलिए, विच ड्राइव्स इट, मतलब ये क्या करता है हमारे इकोसिस्टम में, ये हमारे इकोसिस्टम को संचालित करता है। इट सप्लाइज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू द प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स एंड आर नॉट एबल टू गेट एनर्जी directly from the sun. For this they consume energy by eating plants. जो जीव होते हैं, जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सूर्य से प्रत्यक्ष ऊर्जा लेते हैं और अपने अंदर क्या करते हैं, रेडिएशन एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में अपने सेल में। और बाकी जो जीव हैं, मनुष्य सहित जो जीव जंतु हैं, ये क्या करते हैं, सन से डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। विटामिन डी तो हम लोग बना लेते हैं, बट हम लोग सन से विटामिन डी लेते नहीं है। सनलाइट में हमारे बॉडी में ही विटामिन डी बनती है, उससे सन से नहीं मिलता है। सोलर एनर्जी में हमारी बॉडी खुद विटामिन डी बनाती है, तो सन से हम किसी प्रकार का ऊर्जा नहीं ले सकते। क्लियर है? डायरेक्टली हम अपने बॉडी में ऊर्जा कहां से लेते हैं, कि जो प्लांट्स हैं इनको जब कंज्यूम करते हैं, इनको खाते हैं, तो इनके अंदर जो स्टोर है केमिकल एनर्जी, उसको हम कंज्यूम करते हैं, तो प्लांट्स एनर्जी हमारे बॉडी में आ जाती है। इट मींस कि हमारे पूरे इकोसिस्टम में जो एनर्जी है उसका अल्टीमेट सोर्स कौन है? सन है। सन से डायरेक्ट प्लांट्स एनर्जी लेते हैं और प्लांट को कंज्यूम करके या उनको खाकर उन प्लांट में स्टोर जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी में चली आती है। तो ये इसमें पूरा यही कहा गया एनर्जी का। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं इसके, कि द flow and pattern of energy is governed by the first and second law of thermodynamics। तो हमारे इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह है, ये दो नियमों से, जो डायनेमिक्स हैं, इनके दो नियमों से, ठीक है, संचालित होता है हमारे इकोसिस्टम में। पहला लॉ क्या है, पहला रूल क्या है, एट कांस्टेंट मास, एक निश्चित द्रव्यमान पर एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन द इकोसिस्टम। मतलब एक निश्चित द्रव्यमान पर एक पारिस्थितिक तंत्र में ना तो ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बट एनर्जी ओनली चेंज फॉर्म एंड प्लेस, बट हम लोग इस ऊर्जा का स्थान या उसके रूप को बदल सकते हैं। मतलब ये है कि एक इकोसिस्टम में अगर कांस्टेंट मास है, उसका निश्चित द्रव्यमान है, तो उस इकोसिस्टम में ना तो ऊर्जा को सृजित किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, बस उसका रूप और स्थान परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है? तो एक बात ये होगी। दूसरा है, ये सेकेंड लॉ क्या है, व्हेन एनर्जी चेंज फ्रॉम फॉर्म एंड प्लेस, some part of it gets dissipated which is not regained by the ecosystem। मतलब जब ऊर्जा अपना स्थान और अपना रूप बदलती है, तो इसकी कुछ मात्रा जो है वो विकृत हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है और इकोसिस्टम को दोबारा वो नहीं मिलती है। तो ये जो है थर्मोडायनेमिक्स में दो रूल हैं, इसी के अकॉर्डिंग हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो होती है। क्लियर है? तो यहां ध्यान रखना है कि हमारे इकोसिस्टम में जो एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत के अनुसार चलती है। पहला सिद्धांत ये बोलता है कि किसी कांस्टेंट मास पे एक इकोसिस्टम में ना तो एनर्जी उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बस उसका रूप परिवर्तन किया जा सकता है, स्थान परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा नियम ये कहता है कि जब इकोसिस्टम में एनर्जी अपना रूप बदलती है या स्थान बदलती है, तो उसकी कुछ मात्रा विकृत हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, जो उस इकोसिस्टम को दोबारा नहीं मिलती है। क्लियर है? ये दोनों थ्योरी आप याद रखिएगा, दोनों लॉ याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में। अब यहां पे हम देखते हैं
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकोसिस्टम, मतलब हमारे इकोसिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो पहला है इट इज ए बेसिक फंक्शनल यूनिट। ये क्या है? यह एक आधारभूत कार्यशील इकाई है इकोसिस्टम। किसका? हमारे नेचर का। दूसरा इसका है इट इज जनरली एन ओपन सिस्टम, मतलब यह सामान्यतः एक खुला तंत्र है। जो हमारा इकोसिस्टम है वो क्लोज सिस्टम नहीं है, याद रखना। वो क्या है? ओपन सिस्टम है, जिसमें एनर्जी आ रही है, एनर्जी क्या कर रही है? इनफ्लो कर रही है, मतलब अंदर आ रही है, और फिर यही एनर्जी क्या हो रही है? बाहर जा रही है। ठीक है, तो एनर्जी आ रही है और एनर्जी जा रही है। अगर क्लोज होता तो ना एनर्जी आती है, ना एनर्जी इसमें इंटर करती, ना यहां से बाहर जाती। बट ऐसा इकोसिस्टम नहीं है हमारा। पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्र अगर सस्टेन किए हुए हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो वो ओपन है। जब बंद हो जाएंगे तो पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि हमारा इकोसिस्टम क्या है? ओपन इकोसिस्टम है, मतलब ओपन सिस्टम है, खुला हुआ तंत्र है। तीसरा है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज सोलर रेडिएशन, मतलब हमारे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है, या कह लो एकमात्र स्रोत है, वो कौन है? हमारा सूर्य का विकिरण है, या सोलर रेडिएशन है, यानी कि सूर्य से मिलने वाली एनर्जी है। ठीक है, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम फंक्शंस विद द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, मतलब जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है, इसकी कार्यशीलता या इसकी प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड है? द यूनिट ऑफ सनलाइट, मतलब सन के विकिरण के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। क्लियर है? चौथा पॉइंट देखते हैं, देयर इज ए यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, मतलब हमारे शिष्ट पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशी प्रवाह होता है, मतलब ऊर्जा आती है और ऊर्जा निकल जाती है, फिर वापस नहीं आती है। तो ये क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, मतलब एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है। नेक्स्ट है ए डायरेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इज फाउंड बिटवीन सोलर एनर्जी एंड प्राइमरी इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है कि जो हमारी सोलर एनर्जी है और जो हमारे इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी है, जो पारिस्थितिकी उत्पादकता है, इनके बीच में सीधा संबंध पाया जाता है। आप देखते होंगे कि जब हम लोग के यहाँ बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, तो उस समय क्या होता है रेनी सीजन में कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वो लश ग्रीन हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे प्लांट्स को सोलर एनर्जी मिलती है, ह्यूमिडिटी मिल रही है बारिश से, तो इनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लेकिन ठंडियों में देखते होंगे कि जो प्लांट्स हैं वो बेचारे मुरझाए हुए रहते हैं, उनकी ग्रीनरी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि सनलाइट प्रॉपर आ नहीं रही है भाई। कोहरा है, फॉग है, कोहरा है, सन खुद भी क्या होता है? इंक्लाइन होती है, उसकी रेज जो होती हैं कम प्रभावी होती हैं। तो ठंडियों के मौसम में देखते हैं कि जो हमारा सूर्य है उसका जो रेडिएशन है वो कम इफेक्टिव होता है, लेस इफेक्टिव होता है। तो इसलिए सर्दियों में जो प्लांट हैं वो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी कम करते हैं। क्लियर है? बट जब बारिश का मौसम होता है और उस समय धूप भी अच्छी खासी मिलती है, आर्द्रता भी मिलती है, तो सोलर जो हमारा इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। गर्मियों में तो सनलाइट मिलती है, बट वाटर है, ह्यूमिडिटी कम मिलती है, तो प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू रेनी सीजन उसमें कम होती है ग्रीष्म काल में। क्लियर है? समर सीजन में। तो इसको देख लेते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं कि एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स दैट इंटरेक्ट विथ ईच अदर, मतलब हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें जैविक और अजैविक तत्व होते हैं जो आपस में क्या करते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, जिसको हमने पहले ही देखा हुआ है। फिर क्या है? अनलेस देयर इज ए चेंज इन वन और मोर controlling factors of the ecosystem is in a relatively stable homeostasis, मतलब जब तक पारिस्थितिक तंत्र में एक या दो कारक परिवर्तित न हो जाएं, या जो इस हमारे पारिस्थितिक तंत्र को नियंत्रित करते हैं उनमें परिवर्तन ना आ जाए, तब तक हमारा पारिस्थितिक तंत्र क्या रहता है? साम्यावस्था में रहता है, होम्योस्टैटिक स्टेज में होता है, मतलब वो बैलेंस्ड रहता है, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब फैक्टर में इनमें चेंज हो जाता है, या जो कंट्रोलिंग फैक्टर है उनमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है, तब हमारा इकोसिस्टम चेंज होना शुरू हो जाता है, या उसमें कोई ना कोई इम्बैलेंसेज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है? इकोसिस्टम्स वैरी इन टर्म्स ऑफ रीजनल एक्सटेंशन। हमने पहले ही बता दिया था कि हमारा इकोसिस्टम क्षेत्रीय आधार पर, रीजनल एक्सटेंशन के आधार पर, ये एक वाटर ड्रॉपलेट से लेकर एक पूरा ओशन हो सकता है, या होल अर्थ भी क्या हो सकती है? एक इकोसिस्टम हो सकती है। तो इकोसिस्टम का कोई सर्टेन निश्चित डायमीटर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, nature has taken millions of years to establish a stable ecosystem, मतलब प्रकृति
लाखों साल, करोड़ साल लेती है एक इकोसिस्टम को स्टैटिक करने में या उसको इक्विलिब्रियम फेज में लाने पे, बैलेंस्ड एरिया में लाने पे। जैसे बहुत से न्यूज़ क्या चल रही है, जो अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स का ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और पूरे देश में आग लग गई है कि भाई अरावली हिल्स की माइनिंग की जाएगी, इससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो अरावली हिल्स की बात नहीं हो रही है, अरावली हिल की माइनिंग कर दी जाएगी तो इसका इफेक्ट सिर्फ अरावली हिल तक नहीं रहेगा, पूरे हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या होगा, इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, इसके बुरे दुष्प्रभाव तो आएंगे ही आएंगे। हालांकि गवर्नमेंट इससे विड्रॉ कर ली है, बट एक आग तो लगाई दी कि ये भाई अरावली माइनिंग अगर होता है या अरावली पे कोई दिक्कत आती है तो सिर्फ एक माउंटेन का जाना नहीं होगा, एक पर्वत का माइनिंग नहीं होगा, ये पूरे इकोसिस्टम को क्या करना होगा, डिस्टर्ब करना होगा। क्योंकि अरावली हिल के बारे में बताया जाता है कि इसकी जो एज है वो 2.1 बिलियन ईयर एगो है, मतलब 2.1 अरब साल से अरावली हमारी इस इंडिया में है। और यहाँ का जो इकोसिस्टम है वो क्या है, करोड़ों साल पुराना है। इकोसिस्टम क्या है अरावली का, जो फॉरेस्ट है वो करोड़ों साल पुराने हैं। इंडिया के सबसे एंशिएंट जो फॉरेस्ट हैं उसमें अरावली है सबसे प्राचीन, करोड़ों साल। मतलब आई थिंक मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी, उसमें देखा था, पढ़ा भी था उसमें हमने कि 1.5 करोड़ साल पुराना है हमारा अरावली माउंटेन का जो फॉरेस्ट है। तो इतना तगड़ा इकोसिस्टम जो 1.5 करोड़ साल से है, वो अगर डिस्टर्ब होगा तो क्या होगा, पूरा हमारे नॉर्थ इंडिया का जो मौसम प्रतिरूप है, जो सीजन पैटर्न है या जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है, जो वर्षा प्रतिरूप है, सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। ठीक है, हमारा जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है वो हमारे नेचर या इकोलॉजी स्टडी का एक बेसिक यूनिट है, जिसके आधार पर हम अपने पारिस्थितिक तंत्र या हमारे अपने जो पारितंत्र है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर क्या है, व्हेन वी थ्रो अवे एन ऑब्जेक्ट इट डज नॉट डिसअपियर बिकॉज इन नेचुरल इकोसिस्टम all substances are rearranged and their cycle and recycling keep happening through cyclic pathway। मतलब इसको बोलते हैं कि हमारे इकोसिस्टम में कोई भी जो चीज है वो उसको अगर हम फेंक देते हैं तो अदृश्य नहीं होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कागज फेंक दिया तो इकोसिस्टम में सड़ जाएगा, कुछ दिन बाद कागज क्या हो जाएगा, सड़ के हट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कागज जो है खत्म हो गया और उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, उसमें जो सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं, वो फिर साइक्लिक और रिसाइक्लिंग प्रोसेस से हमारे इकोसिस्टम को क्या होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। ध्यान रखना है, एनर्जी नहीं मिलती है इकोसिस्टम को दोबारा, लेकिन जो सब्सटेंसेस है, जो पदार्थ हैं, जो मैटर्स हैं, वो तो मिलते ही हमारे इकोसिस्टम को। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू। तो यहां पर इस चैप्टर में जो हम लोगों ने शुरू किया था, इसमें 4 शब्दों की हम लोगों ने डिफिनीशन देखा था। वो शब्द कौन से, पहले तो यही था कि हमारा इन्वायरमेंट क्या है, दूसरा इकोलॉजी क्या है, और हम जब इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने हैबिटेट के बारे में चर्चा की थी, आवास के बारे में चर्चा की थी। तीसरा जो शब्द था हमारा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी क्या है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया। चौथा है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम की विशेषताएं क्या हैं और इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, इस बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो ये जो हमारे टर्म्स थे इनके बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा कि हमारा इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, इसकी कार्यशीलता कैसे है, इसके टाइप्स कितने हैं इकोसिस्टम के। तो एक होता है टेरेस्ट्रियल और एक होता है इक्वेटिक, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और जलीय पारिस्थितिक तंत्र। और फिर हम देखेंगे कि हमारे इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है ट्रॉफिक लेवल से। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारे इकोसिस्टम की फंक्शनैलिटी पे होगा, कार्यशीलता पे होगा, ऊर्जा के प्रवाह पे होगा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इसको एंजॉय किया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।